नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। चलिए रफ्तार के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगर की बात करते हैं। रामनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर के बाद दोनों युवक हवा में उछल गए। दोनों युवकों को हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दुर्घटना की ये तस्वीर देखिए, कैसे एक कार बाइक सवारों को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार रहती है कि बाइक आगे तक चली जाती है, जबकि दोनों लड़के हवा में उछल जाते हैं। रामनगर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। रफ्तार का कहर, कार की रफ्तार ज्यादा है और बाइक भी स्पीड में आ रही है। यही वजह है कि कार वाला कार रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी कार रोक नहीं पाता है, बाइक में टक्कर मार देता है। दोनों युवक हवा में उछल गए। हालांकि उसके बाद कार जरूर रुकती है। उसके बाद दोनों लड़कों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पर देहरादून रोड पर रामा पैलेस के निकट देर रात ट्रक सड़क किनारे बागड़ियों के डेरे में जा घुसा। ट्रक की चपेट में आने से 2 बागड़ियों की मौत हो गई, 2 घायल हुए हैं। ट्रक चालक मौके से फरार है, जबकि घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। दर्दनाक हादसा, ऋषिकेश में 2 बागड़ियों की इस हादसे में मौत हो गई। श्रीनगर गढ़वाल से 16 किलोमीटर दूर धारी देवी के निकट बद्रीनाथ हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा होते होते बचा, जब तेज रफ्तार बस का टायर फट गया और वो नदी किनारे टापू में गिरते गिरते बची। बस हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी और उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई सवारी नहीं थी। हाईवे किनारे लगे पैराफिट को तोड़ने के बाद बस का अगला हिस्सा खाई की ओर निकलकर पैराफिट में ही फंस गया और इसी वजह से बस नीचे खाई में गिरने से बच गई। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं। सीएम आज और कल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में ही रहेंगे। इस दौरान दोनों ही जिलों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, जबकि कल बागेश्वर में जिले की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उसके बाद शनिवार दोपहर 1:30 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुंचेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कुमाऊं दौरा 2 दिन का सीएम का कितना अहम? मेनका इस लिहाज से काफी अहम है कि कोरोना की वजह से तमाम चीजों पर ब्रेक लगा था, लेकिन अब आप देखेंगे मुख्यमंत्री दिल्ली गए पहली बार 7 महीने बाद, अब कुमाऊं दौरे पर भी। इससे पहले कुमाऊं के दौरे पर गए थे, जब पिथौरागढ़ में उन्होंने तमाम विकास योजनाओं का शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था। इसके अलावा हल्द्वानी गए थे, वहां पर योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया था। आज पिथौरागढ़ जा रहे हैं मुख्यमंत्री और खास बात यह है कि 2 डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बीजेपी के ऑफिस का उद्घाटन होना है। इससे पहले आपने कुछ दिन पहले शिलान्यास हुआ है प्रदेश कार्यालय का देहरादून में, जो 2022 से पहले जिसकी सीमा तय की गई है कि बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं संगठन के लिए एक मैसेज की तैयारी है कि बीजेपी अपने जिलों में एक्टिव है, ब्लॉक्स में एक्टिव है, प्रदेश में एक्टिव है। ये तो बात रही संगठन की। रही बात दूसरी कि 70 सीटें हैं, 57 का मैंडेट बीजेपी के पास है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो ऐसे में अगर आपको 2022 में सत्ता में वापसी करनी है तो आपको हर सीट पे, हर डिस्ट्रिक्ट में मेहनत करनी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। तो उसको इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बागेश्वर में वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बागेश्वर में कल जिले में जो योजनाएं चल रही है उसकी समीक्षा बैठक होगी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सरकार कोरोना के बाद एक्शन नजर आने लगा है और तमाम जो काम विकास के ठप पड़े थे या फिर बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहे थे, उसमें अब रफ्तार देखने को मिलेगी सीएम के इन दौरों के बाद। धन्यवाद आपका दीपांकर इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार यानी कि कल दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सीएम ने बताया कि राज्य के 10,000 लोगों को नौकरी देने की योजना पर प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है और केंद्र ने इस प्रस्ताव को मान भी लिया है। 262 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। वहीं सीएम ने बताया कि राज्य में वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर भी बात हुई है। वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाने को लेकर बात हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 71% वन है और इसलिए क्षतिपूर्ति के लिए वन नियम में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। जो कैंपा फंड होता है हमारा,
उसमें भी हमने 10,000 लोगों के रोज़गार के लिए एक योजना भारत सरकार को बनाकर भेजी है। उसी निमित्त आज हम यहाँ पर आए थे। और अब रोडवेज कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बहुत जल्द कर्मचारियों को सैलरी मिल सकती है। सैलरी के ही मुद्दे पर सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक बैठक ली, जिसमें एमडी रणवीर चौहान, परिवहन सचिव के साथ साथ रोडवेज कर्मचारियों का डेलीगेशन भी मौजूद था। मीटिंग के बाद कर्मचारियों ने बताया कि एमडी को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन के अंदर 1 महीने की सैलरी कर्मचारियों को दिलवाई जाए। इसके अलावा 26 अक्टूबर को एमडी की अध्यक्षता में एक मीटिंग फिर से बुलाई गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर 18 करोड़ रुपए जो है वो निगम को जो है आप तुरंत कम से कम 1 माह का वेतन जो है वो इनकी आप व्यवस्था कीजिए। उसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय। देहरादून से रोडवेज को लेकर ही बड़ी खबर है। रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और अब ये आंदोलन उन पर भारी पड़ता भी दिख रहा है। ड्यूटी छोड़कर आंदोलन करने वाले कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। जीएम परिवहन ने सभी डिपो से आंदोलन करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है। इन सभी पर बस संचालन प्रभावित करने को लेकर कार्रवाई होगी। मंगलवार को डिपो पर कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर प्रदर्शन किया था। हालांकि सवाल ये भी है कि जब सैलरी 5 महीने से मिल नहीं रही तो ऐसे में कर्मचारी आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और अब इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी विभाग कर रहा है। उत्तराखंड रोडवेज को हर महीने 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो रहा है। 5 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, लेकिन अब कुंभ में निगम को उम्मीद दिख रही है और पिछली बार की तरह गलती परिवहन निगम इस बार नहीं करने वाला है। भले ही पिछले 5 महीने से उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों की सैलरी न दी हो और कर्मचारी डिपो में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हों, मगर अब निगम की नजर महाकुंभ पर है और वो जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। कुंभ 2021 के लिए उत्तराखंड रोडवेज ने 5000 बसों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश से बसों को संचालित किया जाएगा। सभी राज्यों की मिलाकर कुल 5000 बसों का प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तराखंड रोडवेज ही अकेले 500 बसों को रिजर्व करेगा। हर राज्य से अनुरोध किया जाएगा कि इस डेट पे इतनी बसें उन्हें भेजें वो, और उसके अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम भी अपने बस बेड़े में से लगभग 500 बसें कुंभ मेले के लिए डेडिकेट करके रखे। कुंभ में आने वाले भक्तों से परिवहन निगम को घाटे की भरपाई की उम्मीद है और इसीलिए साल 2010 जैसी बसों की दिक्कत न हो, इसी के लिए 500 बसें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं देंगी। अनुभव ये थे कि स्नान के 3-4 दिन पहले से लोग आना शुरू हो जाते हैं, यात्री, तीर्थयात्री, और स्नान खत्म होते ही सब लोग एक साथ जाने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक मुख्य स्नान के 1 दिन पहले से रिजर्व कर लेंगे और मुख्य स्नान के अगले दिन उनको छोड़ देंगे, तो 3 दिन के लिए रिजर्व करेंगे। 6 मुख्य स्नान होंगे तो 6 मुख्य स्नानों पे 3-3 दिन के लिए 500 बसों का टारगेट है। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बसें भी खचाखच रहती हैं। अब कोविड काल में उम्मीद है कि न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी निकल पाएगी, साथ ही निगम का घाटा भी कम होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और श्रम विभाग के अधीन चलने वाले कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को हटाया गया था और अब यहां भारी घोटाले का भी आरोप लग रहा है। श्रमिकों के लिए खरीदी गई साइकिल, ट्रक किट और मशीनों में गड़बड़ी सामने आ रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मकार कल्याण बोर्ड में 2019 और 2020 में 70 करोड़ से ज्यादा का सामान खरीदा गया, जिसमें साइकिल, टूल किट, इलेक्ट्रॉनिक किट, लालटेन और छाते खरीदे गए। लेकिन ये 70 करोड़ का सामान किस गाड़ी से लाया गया, बोर्ड को ये जानकारी ही नहीं है। जन संघर्ष मोर्चा ने इसमें बड़े घोटाले का आरोप लगाया। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग ने जितना भी सामान खरीदा है, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे साइकिल हो, चाहे टूल किट्स हो, वो किस वाहन के द्वारा, उस वाहन संख्या क्या है, उस मोटर वाहन का नाम क्या है, वो कोई भी दस्तावेज विभाग के पास नहीं। यानी बहुत कम माल अन्य संसाधनों से लाए हैं, ट्रैक्टर जो भी है उसका ये नंबर देना नहीं चाहते क्योंकि इनके पास है नहीं। और अधिकांश जो सामान आया है वो सब
कागजों में ही जमा खर्च हुआ है। तो एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है। और हमने इस मामले में हरक सिंह रावत से बात करने की कोशिश की, लेकिन हरक सिंह ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हरक सिंह रावत का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उसके बाद ही वो मीडिया के सामने कुछ बोलेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, यहां बिजली बिक्री घपले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपीसीएल के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। 12 अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किए गए हैं और 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों की मिलीभगत से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को 60 करोड़ का चूना लग चुका है। ये अधिकारी निजी कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचा रहे थे और अब इन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रम विभाग के श्रमिकों के लिए खरीदी गई साइकिल आम आदमी पार्टी की तरफ से बांटे जाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी ने किसी कार्यकर्ता को कोई साइकिल नहीं बांटी। वहीं बीजेपी का कहना है कि इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद ही मामला साफ होगा। आम आदमी पार्टी इस बात का पूरी तरह से खंडन करती है। आम आदमी पार्टी द्वारा किसी प्रकार की कोई साइकिल नहीं बांटी गई है। ना ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ना ही आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा मंत्रालय है, कोई ऐसा विभाग है जिससे साइकिल बांटी जा सके। और सरकार ने अगर इसकी जांच के आदेश दिए हैं तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी को आपत्ति करने का कोई मामला नहीं बनता। अगर किसी ने गलती की होगी तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना अपडेट क्या है इस पर नजर डालते हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 402 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 968 हो चुका है। राज्य में अब कोरोना के कुल केस 59,500 हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 4800 रह गई है। देहरादून में आज कोरोना के 107 नए केस सामने आए। हरिद्वार से खबर है, यहां रोशनाबाद स्टेडियम में गुलदार घुस आया और यहां स्टेडियम में गुलदार झाड़ियों के पास बैठा हुआ है। गुलदार के घायल होने की आशंका है, इसके लिए फॉरेस्ट की 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं। अब गुलदार के रेस्क्यू का ऑपरेशन आज चलाया जाएगा। वीडियो में भी आप गुलदार को देख सकते हैं। स्टेडियम के अंदर गुलदार पहुंचा, एक जगह पर ही टिका हुआ है जैसा कि लोग कह रहे हैं, और यही वजह है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो घायल है। अब इस गुलदार के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। आज इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। खबर हल्द्वानी से, गुलदार के हमले में फिर एक लड़की की यहां पर जान चली गई। मामला ओखल कांडा के बजवाल गांव का है। खेत किनारे घास काटने गई एक लड़की को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। लड़की का शव देर रात जंगल में मिला। गुलदार 2 दिन में 2 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। तो वहीं देहरादून में नागराज के दर्शन एक बार फिर हुए। नालापानी इलाके में एक कार के बोनट में कोबरा घुस गया। कार घर के आंगन में ही खड़ी थी और कोबरा वहां कार के बोनट में फंसा हुआ था, जिसके बाद तुरंत वन विभाग को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम ने कोबरे का रेस्क्यू किया। देखिए जरा कार के बोनट में किस तरह से एक लंबा कोबरा फंसा हुआ। उधर केदारनाथ धाम में हेले सेवाओं की शुरुआत के बाद लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने केदारनाथ की शाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें केदारनाथ की खूबसूरती नजर आ रही है। बादलों से घिरे हिमालय के बीचों बीच केदारनाथ धाम जगमगा रहा है और वहां भक्तों की भी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है।
और इसी के साथ केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सुबह से ही बाबा केदारनाथ में रुक रुक कर बारिश और फिर उसके बाद कई बार बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्राचीन काल से ही नवरात्र के मौके पर केदारनाथ धाम में बर्फबारी होती रही है। आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है और इस बर्फबारी के बाद और बढ़ोतरी की संभावना है। इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।